तो ठीक है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार मेन फॉर्मूले आप लिख लीजिए। यदि रजिस्टर और पेन लेके बैठे हुए हैं तो मेरे साथ साथ ही लिख लो। सबसे पहला है बेटा रिंग, और तुम्हें मालूम है कि एक्सेस बदल जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर बदल जाता है। तो यदि एक्सेस बदल जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बदल जाता है, तो यानी हर जगह एक्सेस मेंशन करना जरूरी है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। यदि रिंग ऐसे घूमे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। दूसरे नंबर पर डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने वही एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा हाफ mr²। तीसरे नंबर पर हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर, यानी कि डायमीटर के अबाउट एक्सेस होना चाहिए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 mr²। चौथे नंबर पर सॉलिड स्फीयर, 2/5 mr²। बिल्कुल सही जवाब। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा 2/5 mr²। पॉइंट मास, पॉइंट मास का मतलब एक छोटा सा डॉट है वो घूम रहा है, m मास का डॉट r रेडियस में घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। पॉइंट मास के लिए ये ना रिंग है ना डिस्क है ना कुछ है, ये एक छोटा सा पार्टिकल है जो घूम रहा है चारों तरफ r रेडियस में। ठीक है बेटा, ये पॉइंट मास का हो गया। फिर इसके बाद बेटा सॉलिड सिलेंडर अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है बेटा ये सॉलिड सिलेंडर, तो जवाब है हाफ mr²। सेवेंथ फॉर्मूला हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में यानी दीवारों दीवारों पर मास है, अंदर से खाली है, अंदर से खाली है, जैसे पेपर को रोल करके सिलेंडर बना दें, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका mr²। इसके अलावा बेटा और कौन से फॉर्मूले मेन यूज होंगे, मेन इन्हीं में काम चल जाएगा, कोई इनसे अलग आएगा तो वो मैं बता दूंगा। हाँ, जो इनसे अलग आएगा न्यूमेरिकल में वो मैं बता दूंगा। इतने में वैसे बेसिकली 11th का सारा काम चल जाता है। रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट, रॉड, अभी तो रॉड भी रह गई बतानी मेरे बेटा। एक रॉड जिसकी लेंथ L है, मास m, उसको सेंटर 1/12 ml², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/12 ml², लेकिन बेटा सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है बेटा, और एंड के अबाउट रोटेट करे बाई चांस, जैसे एक तो होता है ऐसे रोटेट करेगी एक्सेस सेंटर से जा रहा है, एक इस तरह से रोटेट करेगी एक्स एज से जा रहा है, एंड से जा रहा है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 1/3 ml²। इसका सब प्रूफ मैंने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में दे रखा है। नाइन्थ है रेक्टेंगुलर शीट जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B, और ये शीट है, शीट का मतलब इसमें सारे में मास है, तो यदि इस एक्सिस के चारों तरफ जाएगी, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, बाइसेक्टिंग लेंथ पासिंग थ्रू सेंटर, लेंथ को बाइसेक्ट कर रही है और सेंटर से पास हो रही है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/12 ml²। ये याद रखना, यदि लेंथ को बाइसेक्ट करेगी तो 1/12 ml², ब्रेथ को बाइसेक्ट करेगी और सेंटर से जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 mv²। यदि बेटा सेंटर लेंथ को बाइसेक्ट करते हुए सेंटर से जा रही है तो 1/12 ml², ब्रेथ को बाइसेक्ट करते हुए सेंटर से जा रही है तो बेटा 1/12 mv²। लेकिन कई बार ऐसा होता है एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, वो बोर्ड पे बना नहीं सकता, वो टेढ़ा बना के दिखाऊंगा कि ये एक्सिस है, सेंटर से जा रहा है लेकिन परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अब तुम समझदार हो, परपेंडिकुलर टू प्लेन कैसे बनाऊं, या तो फेविकॉल की डिब्बी ला करके इसे यहां से चिपका दूं, लेकिन नहीं, ये जो बनाया है पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/12 ml² + b²। ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से आया हुआ है।
तो जो थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस है, इन्हें ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 2-3 बार तैयार करना, 2-3 बार। ये तो अब इस साल फायदा ये है ना, सारी रिकॉर्डिंग है, चाहे 2 बार रिवाइज करो या 3 बार रिवाइज करो, आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हो। पहले बहुत दिक्कत होती थी, 2-3 बार बैच में बार बार बोलना पड़ता था, उससे सिलेबस फ्लो हो जाता था। अब सोचो रेगुलर बैच चल रहा होता और वहां पर मैं 2-3 बार रिकॉर्डिंग होती नहीं, 2-3 बार मैं ही बताता अपने मुंह से बोल बोल के, तो बैच का टाइम बर्बाद होता है कि मंडे को भी बताया, ट्यूसडे को भी वही बता रहे हैं। अब शुरू करते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स। और बाकी टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जानते ही हो। अच्छा, अब मैं ना कुछ एक पहले शीट अभी भी नहीं उठा रहा, क्या है 3 दिन की बजाय 4 दिन लग जाएंगे। हमने कम से कम 6 दिन बचा लिए, जो तुम्हारे को वीडियो भेजी है ना अभी फ्राइडे सैटरडे संडे में, उन्हें यदि रेगुलर लाइव क्लास में पढ़ाता 6 दिन लगते और 6 डेज का मतलब पूरा हफ्ता उड़ जाता, तो एक दिन फालतू लगाऊंगा मैं। आज एक तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शीट उठा ही नहीं रहा, सारे बिल्कुल मन लगा के समझने को तैयार हो जाओ। देख बेटा, फ्रिक्शन, तुम्हें मालूम है कि जब कोई बॉडी स्लाइड करती है, कोई बॉडी स्लाइड करती है, तो वहां होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जो स्टेशनरी है, जिसका फॉर्मूला है म्यू आर या म्यू एम जी या म्यू एम जी कॉस थीटा। स्टेशनरी बॉडी पर फ्रिक्शन वेरिएबल होता है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, आपको पुरानी लॉज ऑफ मोशन की वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो जो स्टेशनरी बॉडी होती है उसमें फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है, कितना भी हो सकता है। तो अब कितना का मतलब कोई फॉर्मूला तो है नहीं उसका, 1 न्यूटन भी हो सकता है, 3 न्यूटन भी हो सकता है, 5 भी, तो उसे कैसे कैलकुलेट करें। और दूसरा, रोलिंग के समय क्या हम म्यू एम जी या म्यू एम जी कॉस थीटा या म्यू आर फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो उसका जवाब मैं देने के लिए पहले एक पॉइंट रिवाइज कराऊंगा। ये पॉइंट मैंने बताया था आज से कम 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले किसी वीडियो में। एक होता है प्योर ट्रांसलेशन, जिसके अंदर हर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता है, इसे बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन। जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था, यदि मेरे बेटा आप साइकिल के ब्रेक दबा के टायर को घसीटते ले जाओ, तो हर पार्टिकल आगे बढ़ेगा सेम वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ये भी आगे, ये भी आगे, ये भी आगे। ये कहलाता है प्योर ट्रांसलेशन। ये सारी ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज है। दूसरा होता है प्योर रोटेशन। रोटेशन में वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, v v v। अब मान लो एक व्हील रोल कर रहा है, रोल का मतलब होता है ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों। इसका मतलब है बेटा आगे बढ़ना, इसका मतलब है घूमना, और रोलिंग का मतलब है घूमते हुए आगे बढ़ना। जैसे व्हीकल्स के टायर्स में बेसिकली होता है कि वो घूमते हुए आगे बढ़ते हैं, और जब वो घूमते हुए आगे बढ़ते हैं तो हर जगह 2 वेलोसिटी होती है, ट्रांसलेशन की और रोटेशन की। याद आने लगा होगा कई बच्चों को। जैसे कोई पूछे हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ, तो ट्रांसलेशन की वेलोसिटी v और रोटेशन की वेलोसिटी v, ये दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो गई 2v। कहीं मिड पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, तो ट्रांसलेशन की वेलोसिटी v और रोटेशन की वेलोसिटी v। ट्रांसलेशन और रोटेशन की वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो v√2 आएगी। निकाल लेना वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले से। अब आता है लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। यदि किसी को पुराना याद हो तो बताओ कितनी वेलोसिटी आएगी लोएस्ट पॉइंट की? 0, क्योंकि ट्रांसलेशन की v और रोटेशन की v इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज 0। बस यहीं से मेरा कंसेप्ट शुरू होता है। फ्रिक्शन कहां लगेगा? तो जवाब है लोएस्ट पॉइंट पर, जहां ये ग्राउंड से टच होगा वहीं फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा उस पॉइंट पर जहां वो ग्राउंड से टच होगा। अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा? तो जवाब है लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। और यदि लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 है तो वहां काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता, ये रुका हुआ पॉइंट है। और यदि कोई रुका हुआ पॉइंट है तो वहां स्टेशनरी बॉडी वाला केस लगेगा। स्टेशनरी बॉडी में फ्रिक्शन वेरिएबल होते हैं,
कई बच्चे कहते हैं सर ये पॉइंट तो मूव कर रहा है, लेकिन एक बात बता, फ्रिक्शन कहाँ लगता है? जहां दो चीजें कांटेक्ट में आती है। फ्रिक्शन कहाँ काम करता है? जहां दो चीजों का संपर्क होता है। वो दो चीजों का कांटेक्ट तो बेस पर हो रहा है और बेस रुका हुआ है, बेस की वेलोसिटी 0 है, तो वहां काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब यदि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करी जाए तो वो तो वेरिएबल है, तो यहां कोई कहे फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू आर लगा दो, बिल्कुल नहीं लगेगा मेरे बेटा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू आर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उसमें क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो रुका हुआ पॉइंट है। तो फिर कैसे निकालें बेटा? उसे अलग तरीके से निकाला जाता है, वही मैं आपको अब निकालना सिखा रहा हूं, उसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं एक दो न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाऊंगा। म्यू आर, यदि कोई बॉडी रोल कर रही है, म्यू आर, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये दिमाग से निकाल दो। फ्रिक्शन का इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला वहां नहीं लगेगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला वहां नहीं लगेगा। मैं बार बार बताने लग रहा हूं, इस फ्रिक्शन को ना हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते, ना हम काइनेटिक बोलते, इसे हमने नाम अलग दे रखा है, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या नाम दे रखा है? रोलिंग फ्रिक्शन। और ये भी सेल्फ एडजस्टेबल की कैटेगरी में है, इसका फॉर्मूला म्यू आर नहीं है। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल नंबर 1, मुझसे कहा गया, मैं फॉर्मूले बना के दे रहा हूं कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक कोई भी स्फेरिकल है या रिंग है या डिस्क है, कोई भी गोल ऑब्जेक्ट है, ये डिस्क भी हो सकती है, रिंग भी हो सकता है, ये सिलेंडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि ये रोल करता हुआ यानी घूमता हुआ नीचे आए एक ऊंचाई से, तो एक तो इसका एक्सेलरेशन बताओ, दूसरा यहां पर फ्रिक्शन बताओ। एक तो एक्सेलरेशन बताइए, दूसरा फ्रिक्शन बताइए, फिर बाकी चीजें अलग आती हैं कि इसे पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो भी बताओ, ये बताओ। बेसिक चीज है एक्सेलरेशन निकालना और फ्रिक्शन निकालना। जिसे वो निकालना आ गया वो इसे फिर सॉल्व कर लेगा। ध्यान से सुनो, इस तरह के न्यूमेरिकल में क्योंकि रोलिंग का केस है, रोलिंग के केस में लीनियर और रोटेशनल दोनों मोशन होते हैं। लीनियर मोशन से भी इक्वेशन बनेगी और रोटेशनल मोशन से भी इक्वेशन बनेगी। दिमाग खोल करके सुनिएगा, लीनियर और रोटेशनल दोनों से इक्वेशन बनेगी। सारे फोर्सेस बनाओ और यहां फोर्स बनाते समय यह भी ध्यान रखो कौन सा फोर्स कहां लगेगा। सबसे पहले mg sin थीटा और mg cos थीटा बनाइए। ये mg sin थीटा और mg cos थीटा सेंटर पे लगेंगे, क्योंकि mg sin थीटा और mg cos थीटा सेंटर पे क्यों लगेंगे? क्योंकि वेट सेंटर पे काम करता है, और यदि बेटा वेट सेंटर पे काम करता है तो वेट के कंपोनेंट्स भी सेंटर पे लगेंगे। कई बच्चे कहते हैं फर्क क्या पड़ रहा है? अभी पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। फ्रिक्शन हमेशा वहां लगता है जहां दो चीजें संपर्क में आती हैं, फ्रिक्शन यहां लगेगा। इसके अलावा रिएक्शन वो सेंटर से होके जाएगी, क्योंकि देख mg sin थीटा तो सरफेस के पैरेलल है, वो तो नीचे लाएगा, और mg cos थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर है। जिस जगह से mg cos थीटा आएगा उसी जगह से रिएक्शन जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो mg cos थीटा सेंटर से आ रहा है तो रिएक्शन सेंटर से जा रही है, तो ये सारे सेंटर पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? तो जवाब है सेंटर पे लगने वाले फोर्स हैं जो है mg sin थीटा, mg cos थीटा और r। अच्छा, यहाँ एक्सेलरेशन होगा। एक फॉर्मूला आपको पुराना पढ़ाया हुआ है, v इक्वल टू r ओमेगा, पहले भी इसका यूज किया हुआ है, और a इज इक्वल टू आर अल्फा। मैं हल्का सा बता देता हूं इसके बारे में ये कैसे आया है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा और a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। यदि ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी हो और लीनियर वेलोसिटी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला है। एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा हो और लीनियर एक्सेलरेशन निकालना हो तो a इज इक्वल टू आर अल्फा फॉर्मूला है। ये आया कैसे?
एक बात बताओ, मान लीजिए बेटा तुम, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लीनियर वेलोसिटी डिस्टेंस, स्पीड कह दो, लीनियर स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एंगुलर स्पीड होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एस की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा, टाइम तो टाइम ही है, टाइम की जगह कुछ नहीं होता, टाइम तो लीनियर में भी वही है। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अब जरा एक बात बताओ, एक पार्टिकल यहां था, टी टाइम में यहां चला गया, टी टाइम में यहां चला गया, कितनी डिस्टेंस चली? एस, और कितना एंगल घूम गया? थीटा। एक पार्टिकल यहां था, टी टाइम के बाद यहां पहुंच गया, यदि मैं पूछूंगा डिस्टेंस कितनी चली, तो जवाब है एस, और एंगल कितना घूमा? थीटा। तो लीनियर स्पीड क्या होती है? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस एस और टाइम टी, और ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन टी, क्योंकि ओमेगा जो है वो एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम है। लेकिन बेटा देखा जाए तो एस इज आर्क, थीटा इज एंगल, आर इज रेडियस। अब क्योंकि बेटा एस जो है वो डिस्टेंस है, अब फॉर्मूला लगा दो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को रख दो थीटा, आर्क को रख दो एस, रेडियस को रख दो आर, तो क्या आ जाएगा? एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसे टी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, टी से यहां भी डिवाइड कर दो, टी से यहां भी डिवाइड कर दो। एस अपॉन टी है वी, और थीटा अपॉन टी है ओमेगा, तो आर ओमेगा। कुछ लोग इसे डिफरेंशियल से करते हैं। मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफरेंशियल में ds बाई dt, और ओमेगा का फॉर्मूला है d थीटा बाई dt। कोई बात नहीं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो s इज इक्वल टू आर थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, s इज इक्वल टू आर थीटा को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ s, r बाहर, d बाई dt ऑफ थीटा। कई बच्चे कहते हैं आर बाहर क्यों रखा? क्योंकि आर कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशियल से बाहर आ जाता है। चाहे पार्टिकल यहां हो, चाहे यहां हो, या यहां हो, या यहां हो, रेडियस जो इधर है वो इधर है, वो इधर है, वो इधर है, यानी कि रेडियस एक कांस्टेंट है, तो रेडियस बाहर आ जाएगी। अब ds अपॉन dt क्या हो गया? ds अपॉन dt तो हो गया v, और d थीटा बाई dt है ओमेगा, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो कुछ लोग डिफरेंशियल से करते हैं, इसे बाद में ना नोट्स बना लेना, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा बताया। अब v इज इक्वल टू r ओमेगा आपने प्रूव कर दिया, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अच्छा अब आगे सुनो, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। जिसने जरा भी डिफरेंशियल पढ़ा हुआ है वो अच्छी तरह जानता है कि एक्सेलरेशन dv बाई dt है। अब इसका रोटेशनल वर्जन, a की जगह रख दो अल्फा, और v की जगह रख दो ओमेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई dt। अब a है dv बाई dt, अल्फा है डी ओमेगा बाई dt, इसे दोनों v इज इक्वल टू r ओमेगा जो आ गया ना, इसे डिफरेंशिएट करो, लेफ्ट साइड में dv बाई dt, यानी v का डिफरेंशियल, r कांस्टेंट, d ओमेगा बाई dt, यानी मैंने v इज इक्वल टू r ओमेगा को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। लेफ्ट साइड में v का डिफरेंशियल हो गया, राइट साइड में ओमेगा का डिफरेंशियल। अब dv बाई dt तो है a, और d ओमेगा बाई dt है अल्फा, तो a इज इक्वल टू r अल्फा। तो आपको a इज इक्वल टू r अल्फा, v इज इक्वल टू r ओमेगा का प्रूफ मैंने बता दिया है, इसके नोट्स बना लीजिएगा। और जो मैं न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा करा रहा हूं, तुम लोगों की मेहनत और लगन देख करके मैं बहुत चीजें आपको डीपली पढ़ा रहा हूं, तो इनके नोट्स बना करके कागज पे लिख के अपने प्रिंटेड शीट्स के साथ स्टेपल कर लिया करो, नहीं तो एग्जाम के समय वीडियो थोड़ी ढूंढते फिरोगे कि वीडियो में कहीं लिखा हुआ था, बताया था। तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने चाहिए? a इज इक्वल टू r अल्फा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, टॉर्क इज इक्वल टू i अल्फा, ये टॉर्क इज इक्वल टू i अल्फा, f इज इक्वल टू ma का इक्विवेलेंट है, l इज इक्वल टू i ओमेगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
पहले इतने फॉर्मूले याद रखो, बाकी और भी है। न्यूटन इक्वेशन का रोटेशनल वर्जन है, न्यूटन इक्वेशन का रोटेशनल वर्जन। तो खैर हम अपने टॉपिक पर दोबारा पहुंचते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि एक बॉडी को, गोल चीज को रोल करने के लिए छोड़ दिया तो उस पे mg sin थीटा, mg cos थीटा, r और फ्रिक्शन, 4 फोर्स लग रहे हैं। जो ये 4 फोर्स लग रहे हैं, जो ये 4 फोर्स लग रहे हैं, उन चारों पे जरा डिस्कशन करा जाए। मेरे बेटा यहां लीनियर मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, तो एक इक्वेशन लीनियर से बनाएंगे और एक रोटेशन से। सबसे पहले लीनियर मोशन में r और mg cos थीटा तो कट गए, mg cos थीटा के इक्वल एंड अपोजिट r। फ्रिक्शन को म्यू आर मत लिख देना मेरे भाई, गलती मत कर देना। अब ये बताओ नीचे जाने वाला फोर्स mg sin थीटा, रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स होता है ma, फर्स्ट इक्वेशन। लीनियर मोशन की इक्वेशन हमेशा जब भी बनानी हो तो नेट फोर्स निकालो और उसे ma के बराबर रख दो, लीनियर मोशन की इक्वेशन बन जाएगी। अब रोटेशन की इक्वेशन बनानी हो तो टॉर्क निकालो, लीनियर मोशन की इक्वेशन बनानी है तो फोर्स निकालो, नेट फोर्स, बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस करके। और रोटेशन की इक्वेशन बनानी है तो नेट टॉर्क निकालो। अब टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट लिया जाता है जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापी जाए। अब किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना चाहिए, तो मैंने इसके लिए एक नियम बताया था पिछले वीडियो में, जो पॉइंट घूमे ना। अब तुम बताओ एक व्हील रोल करता हुआ आ रहा है, बाहर वाला पॉइंट भी घूम रहा है, ये पॉइंट भी घूम रहा है, ये पॉइंट भी घूम रहा है, ये पॉइंट भी घूम रहा है, सेंटर ऐसा है जो नहीं घूम रहा। और यदि सेंटर नहीं घूम रहा तो सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से नापी जाएंगी, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देख टॉर्क, पहला फोर्स है फ्रिक्शन, जिसकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस के बराबर, फ्रिक्शन इंटू आर। पहला फोर्स है फ्रिक्शन जिसकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। कोई बच्चे कहेंगे आर परपेंडिकुलर कैसे हुआ, अरे फ्रिक्शन है टेंजेंट और आर है रेडियस, और टेंजेंट तो रेडियस के परपेंडिकुलर ही होती है। आ गया पहला टॉर्क, बाकी सब टॉर्क जीरो है भाई। दूसरा फोर्स है mg sin थीटा, सेंटर से डिस्टेंस जीरो, सेंटर पे ही लग रहा है तो mg sin थीटा इंटू जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती। अगला फोर्स है mg cos थीटा, mg cos थीटा की सेंटर से डिस्टेंस क्या है, जीरो। अब यदि mg cos थीटा की सेंटर से डिस्टेंस जीरो है तो वो भी टॉर्क खत्म हो गया। तीसरा फोर्स है रिएक्शन, वो भी सेंटर से जा रहा है तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है, जीरो। अब यदि उसकी भी सेंटर से डिस्टेंस जीरो है तो टॉर्क जीरो हो गया। तो टॉर्क सिर्फ नेट टॉर्क फ्रिक्शन इंटू आर, लेकिन टॉर्क होता है आई अल्फा। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा और वो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। देखने वाले को, जो रटने वाले हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है, समझने वालों के लिए बिल्कुल भी इसमें मुश्किल नहीं है। क्या बताया मैंने, क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि पहले लीनियर मोशन, रोटेशन में लीनियर भी होता है और रोटेशन भी, सॉरी रोलिंग में लीनियर मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी। तो एक इक्वेशन लीनियर मोशन से बनाना और एक रोटेशनल मोशन से बनाना। अब लीनियर मोशन से कैसे बनाई आपने, बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स माइनस कर दिया, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। दूसरी इक्वेशन बनेगी रोटेशन की टॉर्क से, टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा, लेकिन टॉर्क तो है r इंटू फ्रिक्शन। बाकी तीनों फोर्स सेंटर से जा रहे हैं तो सेंटर से कोई डिस्टेंस नापने का मतलब ही नहीं उठता, तो बाकी सबको भूल जाओ। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना भी कलाकारी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे बेटा। फ्रिक्शन इंटू आर है आई अल्फा, अल्फा को लिख दो a अपॉन आर।
क्योंकि A इज इक्वल टू आर अल्फा, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा आई ए अपॉन आर स्क्वायर। पुट इन फर्स्ट में पुट करोगे तो mg साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम में, तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम में प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, एम में प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, उसमें ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया तो ए का फॉर्मूला आएगा mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ये है इसका फॉर्मूला। अब इसमें ऊपर और नीचे m से डिवाइड कर दो, हर टर्म को m से डिवाइड कर दो, तो mg साइन थीटा को m से डिवाइड किया, m को m से डिवाइड किया 1, आई अपॉन आर स्क्वायर को m से डिवाइड किया। ये फॉर्मूला याद कर लेना, जब भी कोई बॉडी रोल करती हुई नीचे आएगी आप इस फॉर्मूले को सीधे लगा सकते हैं। कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट लगाने में के लिए अलाउड है, ये फॉर्मूला भी उनमें से ही एक है। अब कई बच्चे कहेंगे इसे अप्लाई कैसे करें और इसका यूज कहां कहां आता है। मेरे बेटा तुमसे पूछा गया एक इंक्लाइन प्लेन पर एक सॉलिड स्फीयर, रिंग और डिस्क को एक ही ऊंचाई से छोड़ा गया, कौन सी जमीन पर सबसे पहले पहुंचेगी। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर यानी 0.4 mr स्क्वायर। 2/5 को जान के 0.4 लिखा है, 2/5 mr स्क्वायर यानी 0.4 mr स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1 mr स्क्वायर। जब मैं एक्सिस ना बोलूं तो आप समझ जाना एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। डिस्क का हाफ mr स्क्वायर यानी कि 0.5 mr स्क्वायर। कुछ तुम्हें अंतर दिखा, तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोमिनेटर में। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है सॉलिड स्फीयर का इन तीनों में से, और क्योंकि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है तो इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, और जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो यदि आप लोगों से पूछें कि सबसे पहले कौन नीचे पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है। अब जिस बच्चे ने फॉर्मूला याद कर रखा है इसे वीडियो को दोबारा रिवाइज करना बेटा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद सुनो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आने के बाद ये तो हो गया लर्न। मैंने कई बच्चे कहते हैं m से क्यों डिवाइड किया, इसे अप्लाई करना आसान हो गया। अब यदि कोई कहे कि जरा रिंग का एक्सेलरेशन बताना, ओरली देख, रिंग का एक्सेलरेशन बताना, तो आई की जगह mr स्क्वायर रखो, mr स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो आंसर आ गया 1/2 g sin थीटा। दिस इज द आंसर। यदि हमने कहा कि भाई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, वो डिस्क का एक्सेलरेशन बताना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0.5 की बजाय अब हाफ ही लिख देता हूं, हाफ mr स्क्वायर। जैसे ही आई को रखोगे हाफ mr स्क्वायर तो mr स्क्वायर ऊपर नीचे से कट जाएगा। मैंने इस तरह से बनाया है कि आई के नीचे mr स्क्वायर आ जाए। जब भी आई का फॉर्मूला लगाओगे तो mr स्क्वायर रखो, कट जाएगा, तो आई हो गया हाफ mr स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर, रह गया हाफ। हाफ में 1 ऐड हुआ 3/2, रेसिप्रोकल हो गया 2/3, आंसर आ गया 2/3 g sin थीटा। अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है। तो ये फॉर्मूला मास से ना भी डिवाइड करते कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मास से डिवाइड ही करना है, लेकिन फॉर्मूला तो ऐसा बने जिसे अप्लाई करना आसान हो जाए। मैं कोशिश ये करता हूं कि आई के नीचे यदि आ सकता है तो mr स्क्वायर आ जाए, क्योंकि आई के हर फॉर्मूले में mr स्क्वायर है लगभग सब में। अब कोई कहने लगे रॉड में तो नहीं है,
हाँ मैं कह रहा हूं लगभग सब में एम आर स्क्वायर जरूर इंक्लूडेड है, तो आई अपॉन एम आर स्क्वायर की टर्म छोड़ने की कोशिश करता हूं। अब आता है फ्रिक्शन, फिर कैसे निकालें? जिसने एक्सेलरेशन निकाल लिया, जिसने एक्सेलरेशन निकाल लिया, फ्रिक्शन निकालना बाएं हाथ का काम है, एक्सेलरेशन को इसमें पुट कर दो। फ्रिक्शन किसके बराबर है? आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि बन गया, फॉर्मूला बन गया, लेकिन यदि कभी तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फ्रिक्शन निकालना पड़ा, मान लो मेरे को रिंग का बताना जरा फ्रिक्शन कितना है, तो आई दो जगह रखना पड़ेगा, तो ओरली नहीं हो पाएगा। मैं इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला यही है, थोड़ा सा रीशेप कर रहा हूं। क्या रीशेप कर रहा हूं, जरा आप मेरी बात को समझिए। मैं चाहता हूं आई दो जगह ना लिखा जाए, कोशिश यही रहेगी, बाकी यदि हुआ तो फिर मजबूरी है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन में आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर स्क्वायर इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया और इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई 1 में मल्टीप्लाई हुआ और ये इसमें आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, तो डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर उड़ गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर टर्म को m से मल्टीप्लाई करो, m से ऊपर मल्टीप्लाई, m से इसमें मल्टीप्लाई, m से इसमें मल्टीप्लाई। समझ गए क्या किया पहले? अब इसके बाद क्या करो, ऊपर और नीचे i से डिवाइड कर दो। ऊपर i से डिवाइड कर दिया, इसको भी i से डिवाइड कर दिया और i को भी i से डिवाइड कर दिया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आसान हो गया, याद रखने के लिए भी आसान हो गया। कैसे? मान लो कोई कहता है रिंग लुढ़कती भी आ रही है, फ्रिक्शन बताना, तो आई है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर उड़ गया 1, 1 प्लस 1 2, 2 डिनोमिनेटर में 2 यानी हाफ एम जी साइन थीटा इज द आंसर। यदि कहें सॉलिड स्फीयर आ रहा है रोल करता हुआ, अप्लाई करने का तरीका देख, तो आई को रखोगे सॉलिड स्फीयर में 2/5 एम आर स्क्वायर कट गया, 1/2/5 बन गया 5/2, 5/2 में 1 ऐड हुआ 7/2। इसे करके देखना, 7/2 और 7/2 डिनोमिनेटर में है, तो रेसिप्रोकल होके 2/7 mg sin थीटा। ये आ गया फ्रिक्शन। जब एक्सेलरेशन आ गया, फ्रिक्शन आ गया, कई बार पूछते हैं नीचे तक आने में टाइम कितना लगेगा, तो एक बात बता, यदि टाइम निकालना है तो डिस्टेंस तो वो आपको देंगे, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस दिए बगैर टाइम नहीं देंगे, टाइम निकलवाएंगे, तो u को ले लेना 0, डिस्टेंस जो भी दी हुई हो रख देना, एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से निकाल लेना, u 0 होगा तो 0 रख देना, नहीं दिया हुआ होगा तो वो रख लेना, u जनरली 0 से ही आते हैं न्यूमेरिकल। डिस्टेंस dv जरूर होगी, समय निकालना है, एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से निकाल लेना। अब जब आपने u को 0 रख दिया, s आपको पता चल गया दिया हुआ है और a आप निकाल चुके हैं, टाइम बता दोगे, टाइम कैसे निकालोगे, तो जवाब है s = ut + ½ t² से। मान लो आपसे पूछेंगे जमीन पर ये किस वेलोसिटी से पूछेगा पहुंचेगा, ग्राउंड पर पहुंचने के बाद इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो कोई बात नहीं, v² = u² + 2as लगा देना। जिसे a मिल गया, जिसे मेरे बेटा a मिल गया तो समझ ले, और u मिल गया, u क्वेश्चन में जरूर दिया जाएगा, नहीं दिया जाए तो u 0 मान लेना। a मिल गया, u मिल गया, डिस्टेंस वो देंगे, s मिल गया। अब चाहे t पूछ ले, चाहे फाइनल स्पीड v पूछ ले, आप सब कर लोगे। क्या सीखा इस क्वेश्चन में बेटा, जहां भी लीनियर मोशन होता है उसकी इक्वेशन बनाते हैं नेट फोर्स = ma से, और जहां भी रोटेशनल मोशन होता है, जहां भी रोटेशनल मोशन होता है उसकी इक्वेशन बनाते हैं टॉर्क = I अल्फा से। टॉर्क हमेशा उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाती है जो अपनी जगह से ना हिले, मतलब घूमे ना। पिछली बार बहुत न्यूमेरिकल हुए, घूमे ना,
बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, वो घूमे नहीं, रोटेशन ना हो। ठीक बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से। अब यहाँ इस वाले में mg sin थीटा, mg cos थीटा, रिएक्शन इन सब का टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से नापनी थी और ये सारे सेंटर से जा रहे थे, तो सबकी सेंटर से डिस्टेंस 0 हो गई, तो सबके टॉर्क 0 हो गए। और सुन, एक और न्यूमेरिकल बता रहा हूं इसी जैसा। मेरे बेटा एक बात याद रखो, जितना तुम वीडियो के से भी पढ़ाई करने में हेल्प करोगे, उतना ही ज्यादा मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा पाऊंगा। मैंने आपसे कह दिया कि मुझे सिलेबस जल्दी खत्म नहीं करना है वीडियो देखे, मुझे न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ानी है। सिर्फ यही कारण है कि मैं आपको वीडियो भेज देता हूं। अब मेरे बेटा एक और न्यूमेरिकल देख, वो उसके तो नोट्स बनाई लोगे। एक क्वेश्चन है, एक ये कोई बॉडी है, गोल बॉडी है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके ऊपर डोरी लपेट रखी है, जिसका एक सिरा छत से बांध के पकड़ रखा है। मतलब समझ ले, जैसे ये पेन है, पेन है, पेन के ऊपर मैंने रील लपेट दी, लपेटने के बाद ऊपर जो फ्री एंड है उसे छत से बांध के पकड़ रखा है, अभी पकड़ रखा है। जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये तुम इमेजिन करो क्या होगा, लीनियर मोशन होगा या रोटेशन होगा या दोनों होंगे? सोचो, यदि आप इमेजिन कर पा रहे हो। दोनों। ये घूमते घूमते गिरेगा ना, अनफोल्ड होता हुआ। यस सर। फिर इमेजिन कर, इस पे डोरी लपेटी, छत से बांध दिया, छोड़ दिया, तो डोरी खुलेगी, डोरी खुलेगी तो ये घूमता घूमता नीचे जाएगा। यस सर। जब भी घूमता घूमता नीचे जाएगा, एक तो घूमता घूमता टॉर्क जरूर निकालना पड़ेगा, रोटेशन। दूसरा, लीनियर मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो फोर्स भी निकालना पड़ेगा। इस बॉडी पर यहां दो फोर्स है, एक तो खुद का वेट और डोरी में टेंशन, रेडियस है आर। ये घूमता हुआ नीचे जाएगा, तो पूछ रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। भाई यदि ये डोरी से बंधा ना होता तो जी एक्सेलरेशन से जाता। क्वेश्चन ये है, क्या अब भी जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? यदि नहीं तो कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, और साथ में डोरी में टेंशन कितनी होगी? जिसे कंसेप्ट नहीं पता उसके लिए शायद ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन जिसे कंसेप्ट पता है तो उसको दो चीजें याद रखनी है। पहला, लीनियर मोशन हो रहा है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। दूसरा, रोटेशनल मोशन हो रहा है तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सबसे पहले लीनियर मोशन हो रहा है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। यहां इसके ऊपर दो ही फोर्स है, नीचे mg, ऊपर टेंशन। कई बार बच्चे कहते हैं टेंशन तो किनारे पे लग रही है, हमें लग तो इसी बॉडी पे रही है। नीचे की तरफ टॉर्क निकालते समय जगह से फर्क पड़ता है कि यहां लगा फोर्स या यहां लगा या यहां लगा। फोर्स निकालते समय इससे फर्क नहीं पड़ता फोर्स कहां लगा, बॉडी पे लगना चाहिए। बॉडी को नीचे खींच रहा है mg, ऊपर खींच रहा है टेंशन, तो नेट फोर्स हो गया mg माइनस टी, क्योंकि नीचे जा रहा है तो नीचे वाला बड़ा है, और नेट फोर्स होता है ma। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन रोटेशन से, रोटेशन में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर कहां से डाला जाए? तो मैं कई क्वेश्चन बता चुका है, इस तरह की गोल बॉडी में सेंटर ही जनरली ऐसा होता है जो अपनी जगह से ना घूमे। हाँ, कभी कभी एक्सेप्शन भी हो जाता है, जैसे परसों एक लास्ट न्यूमेरिकल था, पहिया सीढ़ी पे चढ़ गया था, तब सेंटर में भी रोटेशन आ गया था, याद हो तो आपको। तो वो तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। जनरली इस तरह के सभी क्वेश्चन में सेंटर तो सीधा नीचे जा रहा है, सेंटर नहीं घूम रहा, ये पूरा हर पॉइंट घूम रहा है सेंटर को छोड़ के। तो टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कोई भी फोर्स उसकी सेंटर से डिस्टेंस, तो फोर्स है टेंशन,
सेंटर से डिस्टेंस है r और ये मेरे बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। कई बच्चे कहते हैं mg की सेंटर से डिस्टेंस 0 तो वो टॉर्क ही नहीं बनाएगा। जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है वो है सेंटर, और mg सेंटर पे ही लग रहा है तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई तो उसका टॉर्क नहीं बनेगा। तो ये आ गया टी तो सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं 2 मिनट में आंसर दे दूंगा। कैसे, देखिए पहले दूसरी इक्वेशन है टी इंटू आर बराबर आई अल्फा। अल्फा होता है ए अपॉन आर, क्योंकि ए इज इक्वल टू आर अल्फा तो अल्फा हो गया ए अपॉन आर। तो टी कितना हो जाएगा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। पिछले वाले जैसा लगेगा, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो तो mg माइनस टी बराबर एम ए। टी को रखना है आई ए अपॉन आर स्क्वायर, तो mg इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ए कॉमन तो ए क्या आ जाएगा, mg अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। वैसे तो आंसर आ गया लेकिन मैंने अपनी आदत बताई थी आई के साथ एम आर स्क्वायर को रखना चाहता हूं। ऊपर भी m से डिवाइड, इसमें भी m से डिवाइड और इसमें भी m से डिवाइड, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये बताओ, यदि उन्होंने कहा ये रिंग है तो i की वैल्यू एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर करके 1 प्लस 1 2, g/2 इज द आंसर। ये g/2 एक्सेलरेशन से आएगा। यदि ये डिस्क है यदि ये डिस्क है तो i की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, तो हाफ प्लस 1 3/2, रेसिप्रोकल करेंगे 2/3g, 2g/3 जिसे बोलेंगे ज्यादा बेटर है। ये आंसर कितना आसान है। एक इक्वेशन लीनियर की फोर्स इज इक्वल टू एम से, दूसरी इक्वेशन रोटेशन की टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से। दोनों को सॉल्व करना है। ए इज इक्वल टू आर अल्फा इन फॉर्मूलों में जरूर लगता है, अल्फा को ए अपॉन आर रखना ही पड़ता है, अल्फा को ए अपॉन आर रखना ही पड़ता है। फिर इसके बाद कोई कहे टेंशन बताना, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो। टेंशन हो गई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए है जी अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। अब मेरी आदत क्या है, मैं आई दो जगह ना छोड़ना पड़े, पहले आर स्क्वायर को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर नीचे का कर दिया, आर स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई, इसमें नीचे से काट दिया। अब इसे ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी m से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी m से मल्टीप्लाई कर दो। फिर वो सबको i से डिवाइड कर दो। i से डिवाइड हुआ तो न्यूमरेटर में तो i खत्म, इसमें i से डिवाइड हुआ, i में i से डिवाइड हुआ। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में लगाने के लिए आसान हो गया। जिसमें i की वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा, i की वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल करा रहा हूं। देखिए मेरे बेटा अगला एग्जाम्पल ध्यान से देखना, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से भी पूछूं। आपकी बात, एक स्टैंड है, इसके बीच में होल है, इसके बीच में भी होल है।
होल में से एक सिलेंडर यहां इस तरह से बना हुआ है, यदि आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सिलेंडर बना हुआ है, समझ पा रहे हो कैसी फिगर बनाई है? यस सर। यस सर। यस सर। सर हॉलो सिलेंडर है वो है? कोई भी, मैं तो आई के टर्म्स में निकाल रहा हूं, मैं ऐसे फॉर्मूले बना रहा हूं जिसमें आई की वैल्यू रख सको बाद में, समझ गए? इसके ऊपर डोरी लपेट रखी है, डोरी लपेट रखी है और उसका नीचे दूसरा सिरा जिसमें एम मास लटका के अभी पकड़ रखा है। अब तुम बताओ क्या होगा? जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये तो नीचे गिरेगा और ये नीचे गिरेगा तो ये घूमेगा। अब यदि आप समझ गए हो तो मैं न्यूमेरिकल शुरू करूं, समझ में आ गया? यस सर। देखने में अभी यदि ये ना पढ़ाता, आज का लेक्चर ना लेता तो बहुत टिपिकल लगता। तुम देखना कितना आसान है। डोरियो में टेंशन, टेंशन। इसका वेट स्मॉल एम जी, जो घूम रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अब जरा इसमें कौन सा मोशन है, लीनियर या रोटेशन? लीनियर मोशन। लीनियर। लीनियर। तो क्या निकालोगे, नेट फोर्स या टॉर्क? नेट फोर्स। नेट फोर्स। बोलो कितना, इक्वेशन खुद ही बोलो, मैं नहीं बोल रहा। mg minus t is mg equal to minus t ma. is equal to mg ma। minus t equals to ma। फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी बात करी जाए, इसमें लीनियर मोशन हो रहा है, रोटेशन। रोटेशन रोटेशन मोशन। रोटेशन। रोटेशनल। तो बताओ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे या नेट फोर्स ढूंढोगे? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जो सेंटर से ना जा रहा हो वो है टी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे नापनी पड़ेगी, सेंटर से। जब भी घूमती हुई बॉडी है उसके सेंटर से ही नापते हैं। तो फोर्स है टी और उसकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस। कई बच्चे कहते हैं इसका वेट भी तो होगा, और जो समझदार है वो नहीं बोलेगा। वो बंदा बाहर। क्यों नहीं बोलोगे बताओ? सर वो नीचे गिरेगा ही नहीं। नीचे की तरफ जाएगा ना। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो फोर्स mg है, इसका भाई इसका मास अलग है, इसका अलग एक्ट कर रहा है फोर्स उस पॉइंट पे। है। mg कहाँ काम कर रहा है, सेंटर पे। यस Yes, सर, sir. इसलिए जीरो हो परपेंडिकुलर जाएगा ना। डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहे हो, सेंटर से। यस सर। तो सेंटर से mg की डिस्टेंस जीरो, तो वो टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं Zero. करेगा। तो इसके मास का कोई अभी रोल नहीं है। अब T इंटू आर, और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एक इसका वेट था, वो तो बेकार हो गया। एक टेंशन है, वो सेंटर पे नहीं लग रही, वो टेंजेंशियल है। T इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। मैं कई बार बता चुका हूं, दो इक्वेशन बनेंगी हमेशा, एक लीनियर की एक रोटेशन की। और अल्फा को बिना पूछे A upon R. लाइन में। फिर इस आर को नीचे ले जाना, फिर टी को पुट कर देना फर्स्ट में। उम्मीद करूंगा कि आज ये रिवाइज जरूर करोगे। पुट इन फर्स्ट mg माइनस टी, टी नहीं, आई ए आर स्क्वायर बराबर एम ए। mg इज इक्वल टू m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर ए। तो a इज इक्वल टू mg अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। कई बच्चे कहेंगे करते हैं कि m से सब डिवाइड कर दे जिससे i के नीचे एम आर स्क्वायर हो जाए। मेरे बेटा फायदा ही नहीं होने का। पहले बताइए ये m किसका है, लटकी हुई वेट बॉडी का। का m है या सिलेंडर का m है? जो बॉडी सिलेंडर का। नीचे लटक रही है उसका मास m है या मोमेंट ऑफ इस सिलेंडर का मास m सिलेंडर है? का। जा रही है, सिलेंडर। है जो नीचे जा रही है। जो नीचे जा रही है उसका मास m है। सिलेंडर के मास का तो कंसीडरेशन ही नहीं हुआ। और I किसका है, नीचे जाने वाली बॉडी का या सिलेंडर का? सिलेंडर। सिलेंडर।
अब दिक्कत क्या होती है, कुछ बच्चे ना यहाँ के बाद गलती बता दे रहा हूँ, A is equal to G upon 1 plus I upon MR स्क्वायर कर देते हैं ज्यादा होशियारी में कि सर M से तीनों में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, यदि मैंने कहा ऊपर सॉलिड सिलेंडर है तो वो रखेंगे I को हाफ दोनों MR मास स्क्वायर। अलग है तो कटेंगे ही नहीं। बच्चे करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आप ना करो। उन्होंने I को रख दिया, मान लो सॉलिड सिलेंडर है हाफ MR स्क्वायर, ये M दिया काट। अबे भैया ये I था सॉलिड सिलेंडर का, तो ये मास है सॉलिड सिलेंडर का और ये मास है लटकी हुई बॉडी का, ये काटना नहीं है। और यदि ये कट नहीं करना है तो फॉर्मूले को इतनी खतरनाक रूप में रखना सही नहीं है। मैं इसीलिए इस तरह के न्यूमेरिकल में m को नीचे नहीं लाता, m को I के नीचे तभी लाता हूं जब वो कटने वाली स्थिति में हो। बात गहरी है यदि आपने ध्यान से सुनी हो तो। यदि मेरे बनाए किसी भी फॉर्मूले में I के नीचे MR स्क्वायर है तो समझ लेना I का फॉर्मूला रखने के बाद MR स्क्वायर काट देना है। और यदि मेरे बनाए किसी फॉर्मूले में I के नीचे M नहीं है, कहीं और M है, तो वो मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है कि M काट ना दो गलती से। तो आई थिंक आज काफी समझ में आ गया इसके बारे में। कल को न्यूमेरिकल करेंगे आगे। एक दिन मैंने लेक्चर में बढ़ा दिया क्योंकि आपने 6 दिन बचा दिए। ठीक, वीडियोस में कभी, हाँ बोलो बेटा, पहले ये रिकॉर्डिंग पीछे वाले- पहले रिकॉर्डिंग बंद।